हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिजिफ्लाई यूट्यूब चैनल। आगे हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक के फर्स्ट चैप्टर के डिस्कस कर लिए। आज बारी है तीसरे लेक्चर की और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और एनटीए का फेवरेट टॉपिक जो भी है गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस लॉ। जैसे कि हम और एक वीडियोस में करते हैं, पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा, इसके सारे फॉर्मूलाज जिससे हम एमसीक्यू को सोल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद इसके कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया कि गॉस लॉ क्या होता है। तो गॉस लॉ जो है वो हमें किसी भी क्लोज सरफेस के साथ जो फ्लक्स अटैच्ड होता है उस फ्लक्स की हमें वैल्यू देता है। सो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, as we all know, according to the Gauss law, as we all know, flux attached with any closed surface is q inside डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको अगर मैं स्टेटमेंट के फॉर्मेट में बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि किसी भी क्लोज सरफेस के साथ अटैच्ड फ्लक्स जो होता है वो उसके अंदर जितना चार्ज होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि क्यों सिर्फ इनसाइड के चार्ज ही लिए जाते हैं। तो इनसाइड के चार्ज इसलिए लिए जाते हैं क्योंकि कोई भी आउटसाइड का जो चार्ज होता है उसकी वजह से किसी भी क्लोज सरफेस में जो अटैच फ्लक्स होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। अब ये कैसे होता है, तो इसके लिए पहले मैं फ्लक्स का फॉर्मूला लिख लेता हूं। फ्लक्स भी हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, यहां पर मैंने छोटा सा कंपोनेंट लिखा है एरिया का, E इंटू डी एस इंटू कोस थीटा। ये आपको पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर लेना होता है, विच इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी फ्लक्स अगर किसी भी सरफेस में एंटर हो रहा है, यानी कि उस सरफेस में इनवर्ट्स जा रहा है, तो उसको हम नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं। और अगर फ्लक्स किसी भी सरफेस में से बाहर निकल रहा है आउटवर्ड से, तो उसको हम पॉजिटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं। और वो ये कोस थीटा की वजह से होता है। उसका डेरिवेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये प्योरली एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आगे हम जब वो वाले लेक्चर्स बनाएंगे जिसके हम बोर्ड के लिए इसके डेरिवेशन डिस्कस करेंगे तो ये सारे डेरिवेशन भी मैं आपको उसके अंदर बता दूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि इनवर्ड्स फ्लक्स है वो नेगेटिव है और आउटवर्ड्स फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव है। अभी अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, ये मैंने एक क्लोज सरफेस बना लिया। इस क्लोज सरफेस के बाहर कोई एक चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो बाहर की ओर निकलती है, हमें पता है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में होती है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगी इस पॉजिटिव चार्ज में से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस क्लोज सरफेस के लिए यहां से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर मैं लिटरल सेंस में इसको बोलूं तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही है और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकल रही है। तो जो इनवर्ड्स फ्लक्स है उसको मैं नेगेटिव लिखता हूं और जो आउटवर्ड्स है उसको मैं पॉजिटिव लिख दूं। तो जितना नेगेटिव फ्लक्स है उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स है। तो उसका मतलब कि इस क्लोज सरफेस के साथ टोटल फ्लक्स अटैच्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसीलिए कोई भी सरफेस के बाहर अगर चार्ज है तो उसकी वजह से क्लोज सरफेस के साथ अटैच टोटल फ्लक्स जीरो होता है। इसलिए हम कैलकुलेशन में सिर्फ इनसाइड का चार्ज ही लेते हैं। अगर मान लीजिए कि क्लोज सरफेस के अंदर मेरे पास एक चार्ज होता तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर ही निकलती है ऐसे। तो सिर्फ आउटवर्ड्स का फ्लक्स ही है, यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स अटैच्ड है कुछ, तो इसमें जीरो नहीं होता है। इसीलिए हम सिर्फ कौन सा चार्ज लेते हैं, क्यू इनसाइड ही लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपको ऐसा बोले कि इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी, तो अगर मेरे पास अंदर एक पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो पॉजिटिव की वजह से जितना फ्लक्स बाहर जाएगा, पॉजिटिव की वजह से जितना फ्लक्स बाहर जाएगा, नेगेटिव की वजह से उतना ही फ्लक्स अंदर आएगा, अगर दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, अमाउंट सेम। अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, अगर एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू, ऐसे। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि टोटल चार्ज इनसाइड प्लस एंड माइनस, तो टोटल चार्ज इनसाइड इज इक्वल्स टू जीरो एंड हेंस द फ्लक्स इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अंदर कोई चार्ज है नहीं। तो अंदर हमारा जो फ्लक्स है वो किन किन केसों में जीरो हो जाता है, किन किन केसेस में जीरो हो जाता है। तो अंदर का आपका जो फ्लक्स है मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ
टोटल चार्ज इनसाइड इज इक्वल्स टू 0, अगर आपके पास ये केस बन रहा है, या फिर आपको ऐसा बोले दैट डाइपोल इनसाइड द सरफेस, डाइपोल इनसाइड क्लोज सरफेस, ऐसा आपको बोल दे कि एक डाइपोल रखा है। अगर ये दो केसेस आपको बोले, अच्छा अगर या फिर आपको कहीं पर क्वेश्चन में ये भी बोल दिए कि फ्लक्स इनवर्ड्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स आउटवर्ड्स, अगर टोटल चार्ज अंदर 0 है यानी कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज 0 है। अगर डाइपोल रखा है तो उसका भी मतलब उतना ही होगा, वही होगा। डाइपोल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। तो डाइपोल किसको बोलते हैं? जब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी साइन ऑपोजिट हो, और अगर ऐसे दो चार्जेस को आपने बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिया है तो उसी को डाइपोल बोलते हैं। यानी कि जब मैं डाइपोल बोलता हूं तो दो ऑपोजिट एंड इक्वल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज की ही बात कर रहा हूं, तो टोटल चार्ज उसमें भी कितना होगा? 0 ही होगा। फ्लक्स इनवर्ड्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स आउटवर्ड्स, उसमें भी फ्लक्स टोटल कितना होगा? 0, क्योंकि एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं और एक को हम नेगेटिव बोलते हैं। तो ये सारे जो केसेस है, इन सभी केसेस में टोटल फ्लक्स जो है क्लोज सरफेस के साथ अटैच्ड, दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ये हो गए वो सारे केसेस। अभी हमें पता है कि गॉस का यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके हम काफी सारे डिफरेंट शेप के इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि मुझे एक शेप ऐसा दिया जाए कि मेरे पास एक इनफाइनाइटली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका लेंथ इनफाइनाइट है, और अगर इस वायर से मुझे r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इस वायर से अगर मुझे r डिस्टेंस पर, किसी भी r डिस्टेंस पर, इस तरफ भी फाइंड कर सकते हो, इस तरफ भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द वायर होना चाहिए। अगर मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 2k लैम्बडा डिवाइड बाय r, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू इन द प्लेस ऑफ k आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, लैम्बडा डिवाइड बाय r, ये 4 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आएगा लैम्बडा, नीचे आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये स्टेप भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। यहां लिख देता हूं E इज इक्वल्स टू हो जाएगा लैम्बडा डिवाइड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ पूछे तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस r बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएगा, इस तरफ जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएगा तब वो 0 होगा, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। और ये ग्राफ जब इस तरफ 0 पर आएगा, यानी कि डिस्टेंस 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चला जाएगा? इनफाइनाइट पर चला जाएगा। चलिए, इसके अलावा और कौन से शेप के बारे में हम बात कर सकते हैं? तो इसके अलावा अगर मुझे एक चार्ज इनफाइनाइट शीट दी हुई है, एक प्लेन है, इसको मैंने चार्ज कर दिया है, ठीक है, तो इसका भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, इसमें से क्लोज सरफेस इस तरीके से हम पास करते हैं, और इस क्लोज सरफेस के साथ अटैच फ्लक्स फाइंड करने के लिए ये जो 3 सरफेस बन रही है, ये कर्व्ड सरफेस और 2 ये वाली सरफेस इस सिलेंडर की, उसके तीनों सरफेस के लिए हम EDS cos थीटा करते हैं, और उसके ऊपर से आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस, किसी भी डिस्टेंस पर फाइंड करोगे सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर इसका मुझे ग्राफ बनाना है तो इसका E वर्सेस R का ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा, कांस्टेंट आएगा, डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इनफाइनाइट शीट के लिए। उसके बाद हमारे पास है
अगर मेरे पास होलो कंडक्टिंग स्फीयर है या फिर मेरे पास सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और या फिर मेरे पास होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। देखिए ये जो मैंने होलो स्फीयर्स लिखे हैं, उन होलो स्फीयर में क्या होता है कि अंदर कुछ मटेरियल ही नहीं है। अगर आपके पास होलो स्फीयर है तो अंदर मटेरियल ही नहीं है। जो भी आप चार्ज दोगे वो चार्ज सिर्फ और सिर्फ कहां पर रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। और तीसरा जो हमने नॉन कंडक्टिंग होलो लिखा है, नॉन कंडक्टिंग होलो, अच्छा माफ कीजिएगा, यहां पर नॉन कंडक्टिंग होलो नहीं, यहां पर कंडक्टिंग होलो आएगा। कंडक्टिंग के लिए होलो और नॉन कंडक्टिंग के लिए, कंडक्टिंग में दोनों आ जाएंगे, होलो एंड सॉलिड, और नॉन कंडक्टिंग के लिए सिर्फ होलो। सही है, नॉन कंडक्टिंग के लिए सिर्फ होलो। तो नॉन कंडक्टिंग है और होलो है, तो होलो में तो अंदर कुछ मटेरियल ही नहीं है, चार्ज सिर्फ कहां पर रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। अगर मेरे पास सॉलिड कंडक्टिंग है तो सॉलिड कंडक्टिंग में मैं जैसे ही चार्ज अंदर की ओर दे दूंगा, ये सारे चार्ज एक दूसरे से रिपेल हो जाएंगे और रिपेल होने की वजह से एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे और दूर दूर भाग के वो चार्ज कहां पर बैठ जाएंगे, सरफेस पर ही बैठ जाएंगे। तो अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है तो भले ही वो सॉलिड हो, उसमें भी चार्ज कहां पर रहेगा, सरफेस पर ही रहेगा। और होलो में तो खैर कुछ डिस्कशन की बात ही नहीं है, उसमें तो सरफेस पर ही रहता है। सिर्फ एक ही स्फीयर ऐसा होता है जो कि है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अगर इसमें मैं चार्ज दे दूं तो पहले तो ये सॉलिड है तो चार्ज मैंने अंदर दिया है, अब ये चार्ज में रिपल्सन होगा लेकिन चार्ज यहां से सरफेस पर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये बॉडी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। तो नॉन कंडक्टिंग में इस तरीके से चार्ज यहां से वहां पर फ्लो होकर सरफेस तक नहीं जा पाएगा, तो उसमें अंदर चार्ज बच जाएगा। लेकिन ये तीनों स्फीयर्स है उसमें चार्ज अंदर कोई भी बचेगा नहीं। अगर आपको ये वाले स्फीयर दिए हो और अगर ये वाले स्फीयर की वजह से आपको डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए, ये उसका रेडियस है कैपिटल आर, और किसी भी डिस्टेंस पर पूछ सकते हैं। अगर आपको आउटसाइड के डिस्टेंस पर पूछे, ये आउटसाइड का कोई भी पॉइंट है, तो उसके लिए हम बोलते हैं कि r इज ग्रेटर देन r, स्मॉल r इज ग्रेटर देन r, यानी कि रेडियस से बड़े डिस्टेंस पर हम फाइंड कर रहे हैं। तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर। जो भी ये वाला डिस्टेंस है जहां पर आप फाइंड कर रहे हो वो डिस्टेंस रखना होता है। ये मान के चलिए कि ये एक चार्ज स्फीयर है, तभी तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर आपको पूछे कि R इज इक्वल्स टू R, यानी कि हम सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाता है KQ डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर। और अगर आपको पूछे कि हम इनसाइड फाइंड कर रहे हैं R लेस देन R माटे, R लेस देन R के लिए, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो जाएगा 0, क्योंकि किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के अंदर कभी भी चार्ज नहीं रहता है, और क्योंकि अंदर चार्ज नहीं रहता है तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। Q इनसाइड इज 0 एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो इक्वल्स टू 0। चलिए उसके बाद हम कंसीडर करते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया, कि अगर आपको एक ही अलग टाइप का स्फीयर दे जिसके अंदर चार्ज रहता है, वो कौन सा है, वो है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अगर आपको ये वाला स्फीयर दिया है तो इसमें अंदर भी चार्ज बचेगा। अच्छा, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। अगर आपको इसमें ग्राफ पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो जब तक डिस्टेंस सेंटर से सरफेस तक नहीं आएगा, ये मैंने आर बढ़ाया आर बढ़ाया आर बढ़ाया आर बढ़ाया आर बढ़ाया और मैं सरफेस तक पहुंचा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। तो यहां से आर बढ़ाते 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 मैं यहां तक पहुंच गया, अभी तक मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। सरफेस पर आपको कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² की रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा। आउटसाइड में KQ बाय आर स्क्वायर, तो 1/r² की रिस्पेक्ट में डिक्रीज होता जाएगा। तो उसका मतलब कि यहां पर जो पॉइंट है ये आउटसाइड का है, R ग्रेटर देन R। ये एग्जैक्टली जो पॉइंट दिया है वो सरफेस का है, R इज इक्वल्स टू R, और ये पॉइंट है R लेस देन R के लिए। यानी कि ये हम स्फीयर के अंदर है,
ये सरफेस पर, और बाहर जाने के बाद इस तरीके से वो डिक्रीज होता जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात कर रहे थे इसकी, अगर हमें नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर दिया जाए उसमें भी 3 केसेस बनते हैं। ए आर ग्रेटर देन आर के लिए बनता है। आर ग्रेटर देन आर के लिए अगर आपको पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जो इसमें है वही इसमें है, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अगर आपको आर इज इक्वल्स टू आर पर पूछा जाए, जो इसमें आता है वही फॉर्मूला इसमें आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। और अगर आपको इनसाइड के लिए पूछा जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए अगर आपको पूछे आर लेस देन आर के लिए, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू इंटू स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर क्यू। इसका भी अगर हम ग्राफ बनाना चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का जो ग्राफ बनता है वो इनसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, यानी कि जैसे जैसे आर बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। सेंटर से मैं आर बढ़ा रहा हूं, मैं सरफेस पर पहुंच गया, तो आर जब तक बढ़ेगा तब तक इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बढ़ेगा, और आउटसाइड में जैसे ही आप जाओगे ये 1/r² के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपको दिया हुआ है वो पॉइंट जो बन रहा है वो है सरफेस पर का, यानी कि ये जो पॉइंट है वो है r इज इक्वल्स टू r कैरी। ये है हम इनसाइड वाले पॉइंट में, और ये है आउटसाइड में जो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है वो वाला ग्राफ। ये हो गए गॉस लॉ के एप्लीकेशन के फॉर्मूला और उनके ग्राफ। ये है सिंपल फॉर्मेट ऑफ द गॉस लॉ जिसमें हम किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेंडर के भी डेरिवेशंस आते हैं। सिलेंडर के फॉर्मूलाज आपको पूछे नहीं जाते हैं, दैट इज नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। अगर आपको फॉर्मूलाज याद करना है तो आप उसके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके ग्राफ पूछे जाए तो अगर होलो सिलेंडर है, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है चार्ज किया हुआ, तो उसका भी ग्राफ सेम ही रहता है। एंड इन द सेम वे अगर आपको नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर नहीं बल्कि सिलेंडर दिया जाए तो उसका भी ग्राफ जो है वो सेम ही बनता है। चलिए आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास गॉस लॉ का है। इसमें जो क्यूब वाले केसेस है वो काफी बार पूछे जा चुके हैं, क्यूब वाले केसेस। और सबसे पहले मैं आपको इस क्यूब वाले केसेस में कहां पर चार्ज रखने से कितना फ्लक्स निकलता है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद हम इसके साथ इसको मैच कर लेते हैं। चलिए, तो अगर आपको कोई ऐसा एक क्यूब दे दिया जाए और आपको बोले कि इस क्यूब के किसी भी एक कॉर्नर पर हमारा चार्ज पड़ा है, तो आपको किसी भी केस में फ्लक्स फाइंड करने के लिए सिर्फ ये देखना है कि इस चार्ज को पूरा कवर करने के लिए कितने क्यूब लगेंगे। और अगर आपको कॉर्नर पर चार्ज दिया है तो ऐसे क्यूब को कवर करने के लिए 8 क्यूब लगते हैं, ऐसे चार्ज को कवर करने के लिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर मेरे पास मान लीजिए कि यहां पर एक क्यूब है, यहां पर मेरे पास ऐसा ही एक दूसरा क्यूब है, ये 2 है, इसके पीछे मैं और 2 रख देता हूं, ये 2 आगे है 2 पीछे, तब जाके आपके चार्ज का जो नीचे वाला हाफ स्फीयर है वो कवर होता है। ये आधा चार्ज आया है, अभी ऊपर का आधा चार्ज कवर करना बाकी है, तो ऊपर के आधे चार्ज के लिए और 4 क्यूब इसके ऊपर लगेंगे, तब जाके ये पूरा चार्ज कवर होता है। जब कॉर्नर पे रखा हो तब, तो उसका मतलब कि ऐसे 8 क्यूबॉइड्स लगेंगे, तब जाके पूरा चार्ज कवर होगा। और अगर पूरा क्यू चार्ज कवर हो जाए, क्यू चार्ज, तो पूरे क्यू चार्ज का फ्लक्स कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। पूरे 8 क्यूब में से टोटल निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तभी जाके क्लोज सरफेस बनेगा, तभी आपका पूरा चार्ज इनसाइड आएगा। और अगर एक क्यूब है तो एक क्यूब में हो जाएगा क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आपको चार्ज कॉर्नर पर दिया हो तो जब भी कॉर्नर पर चार्ज दे तो आप बोल सकते हो कि कॉर्नर के लिए इस एक क्यूब में से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो है क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। जितना भी चार्ज रखा हो उसके डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि पूरा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 8 क्यूब को मिलता है, तो एक को उसके 8th पार्ट जितना मिलेगा। चलिए, ये हो गई वो बात जब इसको हमने कॉर्नर पर रख दिया हो। इसके अलावा और कहां कहां रखा हुआ हो सकता है क्वेश्चन में,
कॉर्नर के बाद आपको ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने किसी भी एक फेस के ऊपर चार्ज रख दिया है, यहां पर जैसे ही यहां पर रखोगे तो ऊपर आप दूसरा क्यूब रख दो तो पूरा चार्ज कवर हो गया, आधा तो इसके नीचे इसमें कवर हो ही चुका है, ऊपर का आधा बाकी है, तो पूरा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दो क्यूबॉइड्स को मिलेगा। तो एक को कितना मिलेगा, तो इस केस में आप लिखोगे कि एक को मिलेगा जितना भी चार्ज, अगर यहां पर क्यू रखा है तो क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपको एज पर चार्ज रखा हुआ दिया जाए और आपको बोले कि यहां पर चार्ज रख दिया है क्यू चार्ज, इसके लिए कितने क्यूबॉइड्स लगेंगे, 4 क्यूबॉइड लगेंगे, एक बाजू में और 2 आगे एज पर। जैसे मैंने अभी 4 क्यूबॉइड्स ड्रॉ किए थे, इसमें एज में यहां पर एक बीच में पड़ा होगा, यहां पर एज में, तो चारों मिलके उसको कवर कर लेंगे, तो 4 में से पास होने वाला टोटल फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 क्यूब मिलके ही क्लोज सरफेस बना रहे, तो क्लोज सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो चारों को मिलकर टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, तो एक को कितना मिलेगा, उसका डिवाइड बाय 4 जितना मिलेगा। तो अगर एज पर रखा हुआ है तो एज के लिए आप बोल दोगे कि इसमें से पास होने वाला जो फ्लक्स है दैट विल बी क्यू डिवाइड बाय 4 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। और अगर सीधा अंदर ही रख दे, यानी कि ये आपको एक क्यूबॉइड दिया हुआ है और आपको बोले कि चार्ज इसके अंदर ही रख दिया है क्यू चार्ज, तो पूरा का पूरा एक को ही मिलेगा, फिर तो हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, इसमें तो आप डायरेक्टली फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट सीधा सीधा बोल ही सकते हो। ये ऐसे केसेस है जिसको आप याद कर लो, ये क्वेश्चन में काफी बार काम आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं। चलिए, तो अभी ये जो क्वेश्चन है वो उसी के बेस पर है, यहाँ पर ए चार्ज रखा हुआ है, अभी ए चार्ज है वो कहां पर है, कॉर्नर पर है, तो ए चार्ज की वजह से फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं लाइन को, तो ए है उसके लिए क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, क्यू बाय 8 एप्सिलॉन, यानी कि ए के साथ तीसरा ऑप्शन आएगा, तो इसमें तो ए का तीसरा दिया नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। उसके बाद बी वाला चार्ज जो है वो कहां पर है, ध्यान से देखिए, ये एज पर है, जब भी एज पर होता है तो क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो दूसरे चार्ज की वजह से इसमें से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि बी के साथ आएगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, बी के साथ आएगा सेकंड, तो इसमें बी के साथ सेकंड दिया है, इसमें नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन भी निकल गया, इन दोनों में दिया हुआ है। अभी सी और डी दोनों जो है वो कहां पर है, फेस पर है, जब भी फेस पर चार्ज रख दिया हो तो उसकी वजह से कितना होता है, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, फेस पर कहीं पर भी रख दो, किसी भी फेस पर कहीं पर भी रख दो, फेस पर होना चाहिए, तो 2 क्यू भी चाहिए हमें, तो उसका मतलब कि सी और डी, यहाँ पर डी है और यहाँ पर सी है, ये सी और ये डी दोनों के लिए कितने लगेंगे, दोनों के लिए लगेंगे क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सी का आंसर जो है वो भी फर्स्ट आएगा और ये जो डी वाला चार्ज है उसका आंसर भी फर्स्ट आएगा, तो सी और डी में फर्स्ट, ए वाले में थर्ड, बी वाले में सेकंड, तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा थर्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट्स में लिख लीजिए, इसको याद रखना है, बार बार बोल रहा हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ चार्ज q by 2 and 2q आर प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फेस एंड एट द कॉर्नर, तो फिर से एक क्यूब ले लेते हैं, क्यूब भी दिया है, यस क्यूब भी दिया है, चलो तो एक क्यूब बना लिया मैंने, यहाँ पर q by 2 कहां पर रखा है, q by 2 रखा है सेंटर ऑफ द फेस पर, यानी कि यहां पर चार्ज रखा है q by 2, और 2q कहां पर रखा है, कॉर्नर पर, यानी कि किसी भी एक कॉर्नर पर मैं चार्ज बना लेता हूं 2q, इस तरीके से रखा है, देन द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, हमें इसका टोटल फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे टोटल फ्लक्स, इसका जो भी होता है, फिर से एक बार देख लो, जब भी फेस पर चार्ज होता है तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, इसकी वजह से अगर मैं इसका लिखूं तो टोटल चार्ज कितना है, q by 2 टोटल चार्ज, और जो भी टोटल चार्ज है उसके डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया टोटल चार्ज डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी टोटल चार्ज है उसके डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो आएगा q by 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो फ्लक्स आएगा वो भी आएगा q by 4 एप्सिलॉन नॉट। टोटल फ्लक्स पूछा है तो दोनों का ऐड कर देंगे, अगर एक चार्ज प्लस होता और एक चार्ज माइनस होता तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाता, 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों चार्ज प्लस ही दिए,
तो हमें टोटल फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल फ्लक्स आपका बन जाएगा ट्वाइस ऑफ Q/4ε0। उसका मतलब कि टोटल फ्लक्स आपका बन जाएगा Q/2ε0। तो टोटल फ्लक्स का हमारा जो आंसर है वो आंसर ये रहा आपका Q/2ε0, सेकंड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें दिया है कि 20 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स रिलेटेड टू द सरफेस इज फाई। यानी कि हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इसमें 20 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसके साथ जो अटैच्ड फ्लक्स होगा वो होगा Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 20 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए उसके बाद हमें क्या बोल रहे हैं, इफ 80 माइक्रोकूलम चार्ज इज एडेड, ऐड किया है, टोटल 80 नहीं किया है, इसमें ऐड कर दिया, 80 ऐड करोगे 20 में, तो फाइनल कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूं कि 100 माइक्रोकूलम का चार्ज बन चुका है। तो अभी का जो फ्लक्स हमें पूछ लिया है, तो इसका अगर मैं फ्लक्स बना दूं, इसको मैं बोल देता हूं फाई डेस्क, तो इसका फ्लक्स जो हो जाएगा 100 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पहले वाले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो नया आएगा, तो उसका मतलब कि फाई डेस्क इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ फ्लक्स है। देख लीजिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 कर दो, 5 20 100, तो ये बन गया। तो फाई डेस्क चाहिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 into 20 दैट इज 100। तो फाई डेस्क 5 टाइम्स फ्लक्स से बनता है। जैसे ही आपका ये आंसर आएगा, आप इसमें ये रहा आपका ऑप्शन, और जैसे ही आप इसको फिल कर दोगे सेकंड ऑप्शन को, आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन में आपको क्या ये पूछा है कि नया फ्लक्स कितने टाइम्स हो जाएगा या नया फ्लक्स कितना हो जाएगा? नहीं, आपको ये नहीं पूछा है। आपको ये पूछा है कि चेंज इन फ्लक्स कितना होता है। ये याद रखिए, यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स काफी बार मिस्टेक करते हैं। क्वेश्चन में आपको चेंज पूछा है या फिर चेंज की बजाय आपको नया फ्लक्स पूछा है। अगर यहां पर नया फ्लक्स पूछते हैं तो आंसर आता 5 लेकिन चेंज कितना है, पहले 5 था, बाद में 5 हो गया, तो चेंज कितना है? चेंज है 4 ठीक है, तो इसका चेंज हो जाएगा 4 तो इसको हम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक, देख लेते हैं। इसमें हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये एक वायर दिया है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और उसके बाद हमें पूछा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, और वो जो सिलेंडर है वो 50 सेंटीमीटर का सिलेंडर है, ये रहा। तो मतलब कि इस सिलेंडर का जो लेंथ है, अच्छा सिलेंडर का लेंथ नहीं, अनदर सिलेंडर सरफेस ऑफ द रेडियस 50 सेंटीमीटर। ओके, डायग्राम में दिया ही हुआ है, रेडियस 50 सेंटीमीटर है और उसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है, ये रहा। इसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है। ठीक है, इस तरीके का। और हमें क्या फाइंड करना है? टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस। हमें इसमें से पास होने वाला टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक इसी में होती है कि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लास्ट में ये नहीं पढ़ोगे कि मुझे टोटल फ्लक्स पूछा है, उसकी बजाय आप फॉर्मूला लगा दोगे 2k λ/r। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन ये है कि ये फॉर्मूला, ये डायग्राम आपने काफी बार देखा हुआ है, और डायग्राम आपने जो देखा हुआ है वो किस में यूज होता है? जो हम गॉस की एप्लीकेशन में, पहला जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं उसमें ऐसा ही डायग्राम बनता है डेरिवेशन में। तो ये देख के आप बोलोगे 2k λ/r, लेकिन वो आंसर नहीं है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टोटल फ्लक्स। और टोटल फ्लक्स क्या होता है? तो टोटल फ्लक्स जो होता है दैट इज Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना होता है टोटल फ्लक्स। अभी हमें उसमें से ये फाइंड करना पड़ेगा कि Q इनसाइड कितना रहता है। तो आपको क्या दिया है? आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी दी हुई है। देखिए कहां पर है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये रहा। चार्ज पर सेंटीमीटर इज Q, चार्ज पर सेंटीमीटर इज Q। उसका मतलब कि इसको मैं लिखूंगा Q कूलम्ब पर सेंटीमीटर, चार्ज पर सेंटीमीटर। और यूनिट लेंथ में जो चार्ज दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्ब्डा। लेकिन ये मुझे पर सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा पर मीटर। तो मैं क्या करूंगा? इसको मैं लिख सकता हूं Q कूलम्ब डिवाइड बाय, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको थोड़ा और आसान बना देते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर 1 सेंटीमीटर में Q कूलम्ब का चार्ज है, 1 सेंटीमीटर में Q कूलम्ब का चार्ज है, तो 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में कैसे लिख सकते हैं? 10⁻⁻² मीटर में Q कूलम्ब चार्ज ही हुआ। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि Q कूलम्ब
क्यू कूलम्ब पर 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर यानी कि पर सेंटीमीटर। 10⁻² जो है वो ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 100 क्यू कूलम्ब पर मीटर लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप ले सकते हो। तो ये हो गया 100 क्यू, ये कितने में है? 1 मीटर में। और हमारे सिलेंडर का लेंथ कितना है? 1 ही मीटर है। तो उसका मतलब कि इसके अंदर चार्ज कितना आएगा? उसका मतलब कि इसके अंदर जो चार्ज आएगा वो क्यू इनसाइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100 क्यू। तो ये आपको क्यू इनसाइड मिल गया। क्यू इनसाइड मिल जाने के बाद हमें सिर्फ फ्लक्स का फॉर्मूला ही निकालना है। फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड है 100 टाइम्स क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। मैच कर लीजिए ऑप्शन में आपको कहां पर दिया है 100 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रहा सेकंड ऑप्शन में गिवन, तो वो हो गया आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कंसीडर द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन एंड अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज शोन इन द फिगर। हमें एक गॉसियन सरफेस दिया है और उसमें कुछ चार्जेस हमें दिए और हमें पूछा है कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फेरिकल सरफेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू। हमें पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से होगा। अगेन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। अगर आपको पूछे कि फ्लक्स अटैच्ड विद द सरफेस वो कौन से चार्ज की वजह से होगा, तो वो होगा सिर्फ प्लस Q1 और माइनस Q1, उन्हीं की वजह से फ्लक्स अटैच्ड होगा। और उसके बाद टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0। इसमें से जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा इसमें से उतना ही फ्लक्स अंदर की ओर जाएगा और टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको फ्लक्स अटैच्ड पूछे तो आपको ऐसा करना होता है कि सिर्फ इनसाइड के चार्ज को ही आप कंसीडर करो। लेकिन आपको यहाँ पर फ्लक्स नहीं पूछा है, आपको क्या पूछा है? आपको पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है? देखिए मैं बना देता हूं। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यस होती है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस में से बाहर निकलती है। तो क्या इस स्फीयर के साथ ये फील्ड लाइन अटैच्ड है? यस है। क्या माइनस Q1 की होती है? यस होती है, अंदर जाती हुई। क्या प्लस Q2 की होती है? उसकी भी होती है, Q2 में से बाहर निकलती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्जेस की वजह से होता है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए कि अगर आपको पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से चार्ज की वजह से अटैच्ड होगा, सारे चार्जेस की वजह से होगा। फ्लक्स कौन से चार्ज की वजह से अटैच्ड होगा? सिर्फ इनसाइड के लिए होगा। और क्योंकि अभी हमें यह पूछ लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किन की वजह से अटैच्ड होगा, तो हम लिखेंगे ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन इज गिवन बाय, ये हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ऐसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है हमें, ठीक है, आई कैप और जे कैप दोनों में, ठीक है। वेयर ई नॉट, यहां पर जो ई नॉट कॉन्स्टेंट रखा है उस ई नॉट की हमें वैल्यू भी दे रखी है, ये रही ई नॉट की वैल्यू। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर सरफेस 0.4 मीटर स्क्वायर विच इज पैरेलल टू द वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन में देखिए, पहले तो मैं सारे एक्सिस बना देता हूं, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको मैंने बोल दिया वाई एक्सिस और इसको मैंने बोल दिया जेड एक्सिस। आपको बोला है कि आपका जो प्लेन है वो किस में है? वाई जेड में। तो क्या मैं प्लेन को कुछ ऐसा बना सकता हूं? ये बन गया मेरा प्लेन, वाई जेड में प्लेन है। उसके बाद आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए आई कैप में है और जे कैप में है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप और जे कैप में है। उसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि आई कैप का कंपोनेंट है और एक कंपोनेंट जे कैप में आएगा जो कि इस तरफ का कंपोनेंट होगा। तभी तो आई और जे दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा हम बोल पाएंगे। तो क्या आपको ये देख के पता चल रहा है कि जे कैप का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आ रहा है? फ्लक्स कब बोलते हैं? फ्लक्स तब बोलते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर पास करती है, तभी फ्लक्स होता है। या फिर आप फॉर्मूला भी लगा लो। फॉर्मूला क्या है? फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा। ये वाला जो मेरा सरफेस है जो कुछ इसी तरीके से, उसका एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में आएगा, ऐसे परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और जे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है? ऊपर की ओर है। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। कोस 90 कितना होगा? 0। तो उसका मतलब कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है। ठीक है,
तो हमें पूछा है कि इतना एरिया है जो कि वाईजेड प्लेन में है और हमें क्या फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा और हम ऐड कर लेते हैं, हमें फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। चलिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे कि हम सब जानते हैं, फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है ई ए कोस थीटा। अभी क्योंकि जे कैप वाले फील्ड को तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं, तो उसका तो मुझे लिखना ही नहीं। आई कैप वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसका जो एरिया वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर रहेगा। वाईजेड प्लेन ऐसे होता है, इस तरफ है वाईजेड प्लेन, और उससे परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि उसका एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा। तो ए वाला एरिया वेक्टर और आई कैप दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। जे वाले को तो कंसीडर ही नहीं करना है, उसकी वजह से तो फ्लक्स 0 ही हो गया। तो उसका मतलब कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं आई कैप वाला लिख दूं तो वो हो जाएगा 2/5 टाइम्स ई नॉट, और एरिया जो मुझे दिया है वो एरिया है 0.4, वो गिवन है, और ई नॉट की वैल्यू भी गिवन है। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू ई नॉट आपका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻³ इंटू 4/10। 0.4 को मैंने 4/10 लिख दिया, ये आ गया आपका आंसर। सिर्फ आप इसका सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। हमें सिर्फ कंसेप्ट निकालना था। और आपको ऐसे भी देख सकते हैं कि फ्लक्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके मिलता है। तो जो एरिया है वो वाईजेड प्लेन में है, तो उसका एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स आई कैप में आएगा। तो डॉट प्रोडक्ट किसका होता है? आई कैप और आई कैप का ही होता है। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट तो वैसे भी 0 हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं, मुझे सिर्फ कंसेप्ट बताना था आपको। चलिए, उसके बाद ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये PYQ भी है। आपको 3 पैरेलल प्लेन शीट दी हुई है और आपको पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P मुझे निकालना है। तो P पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं तो पहले मैं ये देख लेता हूं कि सभी प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है। तो क्योंकि ये प्लस सिग्मा है तो प्लस की वजह से इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे। माइनस जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है, तो उसमें भी ऐसे ही होगा। ये भी माइनस है तो उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर होता है, तो P पॉइंट पर उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड्स होगा। यानी कि तीनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है। अगर हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और अगर तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो क्या मैं सभी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकता हूं? क्योंकि सभी का यहां पर सेम डायरेक्शन में, तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल जो है उसमें सभी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऐड कर देंगे। तो सिग्मा का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर कितना होगा? सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पर कितना होगा? वो होगा सिग्मा यानी कि 2 सिग्मा, जो भी हमें चार्ज डेंसिटी दी है वो, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसका हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए, इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि सर सिग्मा तो हमें विथ साइन नहीं लेना चाहिए। तो सिग्मा विथ साइन लेने का मतलब यही बनता है कि आप डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हो। आपने अगर पहले ही डायरेक्शन यहां से देख ली है तो आपको सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड को ही ऐड करना है, डायरेक्शन आपको पता चल गया। तो ये मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिखे। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 + 3 + 1 4 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये हो जाएगा 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका आंसर। देख लीजिए, 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, जो कि कौन सी डायरेक्शन में आएगा? अच्छा, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है तो इसको हम लिखेंगे माइनस के कैप, नीचे की ओर आएगा। 2 सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस के कैप। इसी के साथ हमारा लेक्चर फॉर द गॉसिस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन यहाँ पर ही समाप्त होता है। हमने आज गॉसिस लॉ और उसके सारे एप्लीकेशन के जो भी फॉर्मूलाज और ग्राफ्स है वो सारे डिस्कस कर लिए हैं, और साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कैसे सोल्व करते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के पूछे जा सकते हैं उसको कैसे सोल्व करते हैं ये भी हमने सोल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर से हम फर्स्ट चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब भी वो लेक्चर आप देखने आओ तो याद रखिए कि आगे के तीनों लेक्चर्स आपने देखे हुए हो जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हम कवर कर रहे हैं। अभी हम उसके अच्छे क्वेश्चंस का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारी चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।